नमस्कार, हमारे बिहार इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पे राजनीति ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। आज की हमारी पहली बड़ी खबर है बिहार चुनाव में पाकिस्तान और बुर्के की एंट्री की। पहले चरण के भीषण रण के दौरान गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और बुर्का का मुद्दा उठाकर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की है। हमारी दूसरी बड़ी खबर है राबड़ी देवी के तेजस्वी की। राबड़ी ने बड़े बेटे तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी दोनों को विजयश्री का आशीर्वाद दिया है। तीसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठिया दाव की। सीमांचल में मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को घुसपैठियों से सावधान रहने को कहा है। और हमारी चौथी बड़ी खबर है सेंटर पॉइंट है मोकामा। यहां अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान की सियासी भिड़ंत का नतीजा क्या निकलेगा और इसका सियासी साइड इफेक्ट बिहार की कितनी सीटों पे पड़ सकता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात हमारे खास मेहमान अवध ओझा जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जब हम चुनावी रंग की बात करते हैं और आज तो मतदान का दिन है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है, बड़ी संख्या में लोग वोट कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये लोकतंत्र का जो महापर्व है और खासकर बिहार में जो ये महापर्व है ये थोड़ा अलग है बाकी राज्यों के मुकाबले? निश्चित तौर पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले 20 साल से जो पार्टी शासन कर रही थी वो अपने 20 साल के कामों के बजाय जंगल राज को लेकर चल रही थी। क्योंकि मेरा मानना यह था कि जब आपने 20 साल शासन किया है तो आप अपने कामों की चर्चा करिए। तो अब देखना यह है कि जनता ने, बिहार की जनता ने किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखा है और क्या जनता नेताओं का जो चक्रव्यूह रचा जाता है, सारे नेता, किसी एक दल और किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्या जनता ने नेताओं के चक्रव्यूह को पहचान कर इस बार विकास पर वोट किया है, जाति पर वोट किया है, या फिर जिसको कहते हैं अपनत्व, कि भाई एक बिहार का पन है कि हम, जैसे आज मैं एक लड़के का इंटरव्यू देख रहा था, बच्चा था छोटा सा, तो उसे पत्रकार ने पूछा क्या बनोगे बड़े होके, उसने कहा रंगदार बनूंगा। रहा होगा 5-6 साल का बच्चा, कहा रंगदार बनूंगा, कहा रंगदार बन के क्या करोगे, कहा आनंद सिंह जैसा बनूंगा। तो अब वोट पर किसका प्रभाव है ये 14 तारीख को देखने को मिलेगा। बिहार में पहले दौर का मतदान पूरा हो गया, लेकिन वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बुर्के पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मच गया है। गिरिराज सिंह के मुताबिक शक होने पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच जरूरी है। यह पहली बार नहीं जब गिरिराज सिंह ने बुर्के पर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि चुनाव भारत में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं, जहां शरिया कानून चलेगा। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। तो ये पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून लागू होगा। ये तो गिरिराज सिंह भी जानते हैं कि ये बिहार है, भारत का बिहार है, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इनको विशेष रूप में जिम्मेदारी दी गई है और विशेष बयानों के लिए इन्हें जाना जाता है। खासकर ऐसे मौके पर इस तरह के बयान देकर एक पोलराइजेशन का प्रयास तो होता ही है। लेकिन गिरिराज सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा भाई एक आंगनवाड़ी की सेविका रख दीजिए। हालांकि नहीं, वो है, वो चुनाव आयोग ने पूरा प्रबंध किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट उसको फोरफ्रंट में लाना, उस बात का बार बार जिक्र करना, उसका अपना महत्व है। बिल्कुल, राजनीति में इस बात का महत्व नहीं है कि उनकी जांच हो रही है नहीं हो रही है। महत्व इस बात का है कि टाइमिंग का असर क्या पड़ेगा। 3 बात के जिक्र में हो रहा बा, पाकिस्तान, शरिया कानून और बुर्का। ये फ्लेवर जो उनका मतलब अल्टीमेट फ्लेवर होला ना गिरिराज सिंह के, वो चुनाव में तड़का खानी डाल दिया गई। तो उन्होंने डाल दिया काली मिर्च, जीरा और धनिया का तड़का दे दिया कि भाई वोटिंग शुरू होने जा रही है और वोटिंग से पहले ये तीनों शब्द रिकॉल करा दिए जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आएगी कि ऐसा हो जाए कि शरिया कानून लागू हो जाए। तो इशारों में उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी आई
तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो उस बयान के बड़े, हालांकि अगर एक सतही तौर पर देखा जाए तो ठीक है, उन्होंने एक सुरक्षा की बात की और ये माना जाता है इस तरह के बयान आएंगे करके, चुनाव से पहले ही ये एक्सपेक्ट किया जाता है, सब इस तरह के बयान आएंगे। ये मुझे लगता है चुनाव का हिस्सा बन गए हैं बयान। देखिए, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स अगर देखा जाओ तो बिहार के चुनाव में अब तक बहुत हद तक ना भइल है, और ओकर कारण बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर के बहुत बड़ा चंक जब जेडीयू के वोट करेला, अब पोलराइजेशन हुई तो जाहिर तौर पे ओवैसी भी वोट ना काट पई हन। तो ये दोनों चीज के देखल जाके रुआ अगर मतलब एनालाइज करें, केवल पोलराइजेशन, हम केवल एम फैक्टर मतलब मुस्लिम फैक्टर के पोलराइजेशन की बात करें, हिंदू पोलराइजेशन जो होगा, और वो अगर वो हो गया तो ये तो साहब जो अमित शाह कह रहे हैं 160, वो 160 को भी पार कर जाएगा। अगर वो करे स्ट्रेटजी रही तो कोनो नया नारा आ गेल रही, जैसे बिल्कुल सही कहा। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही पोलिंग बूथ पर बुर्का वाली महिलाओं की जांच का मुद्दा बवाल खड़ा कर चुका है। इस बार चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने हर बूथ पर आंगनबाड़ी सेविका की तैनाती की है। फर्जी वोटिंग के शक पर आंगनबाड़ी सेविका को महिला की पहचान की जांच का अधिकार दिया गया है। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। विरोधियों का दावा है कि गिरिराज सिंह का बुर्का वाला दांव ध्रुवीकरण की कोशिश है। विरोधी पूछ रहे हैं कि पहले फेज की वोटिंग के दौरान बुर्के और पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर गिरिराज सिंह क्या दूसरे चरण के मतदान का एजेंडा सेट कर रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब गिरिराज ने बॉलीवुड का मशहूर गाना गाकर बुर्के में वोटिंग का मुद्दा उठाया था। बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। चुनाव आयोग बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही पर्दा नशी यानी घूंघट, बुर्का, नकाब और हिजाब में आने वाले वोटर्स की पहचान के जांच का निर्देश दे चुका है। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन नहीं की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। 1994 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने बुर्का नशी वोटर्स की जांच का आदेश दिया था। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत बूथ पर वोट देने आए किसी भी मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाती है। रिटर्निंग अफसर हैंडबुक 2023 का नियम 3.4 कहता है कि पर्दा, घूंघट और बुर्का सभी की जांच की जाएगी। बिहार में चुनाव आयोग के अधिकारी इसी नियम के तहत संदेह होने पर घूंघट ओढ़े और बुर्का नशी महिलाओं की जांच कर रहे हैं। इसके लिए हर पोलिंग बूथ पर आंगनवाड़ी सेविका की तैनाती की गई है। आप वोट करने गई, वोट है, कैसा जनप्रतिनिधि आप सुनना चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहिए, कैसा होना? अच्छा होना चाहिए, अच्छा सुनना चाहते हैं। आप वोट करने गई, अंदर बुर्का नशी महिला है, आप अंदर चेक हुआ है? जी अंदर चेक किया गया है? हाँ, चेक किया गया है। चेक करके ही वोट करने गई? हाँ, चेक कर, सब कुछ अच्छा है, व्यवस्था बेहतर है। हाँ। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होना है। दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल में वोटिंग होनी है। विरोधियों का तर्क है कि गिरिराज सिंह का बयान सेकंड फेज के मतदान के पहले ध्रुवीकरण की कवायद है। हालांकि यह भी तय है कि जो सेकंड सीमांचल में जो मतदान होना है वो सेकंड फेज में होना है, यानी 11 नवंबर को होना है। लेकिन आज इस बयान के मायने क्या हैं? इस बयान के मायने यही हैं कि एक पोलराइजेशन का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, अवध ओझा साहब, जो कि नेचुरल है। जब बीजेपी जहां चुनाव लड़ती है वहां इस तरह के बयान आएंगे साहब। कुछ बीजेपी के नेता हैं और कुछ कांग्रेस के हैं, जेडीयू के हैं, समाजवादी के, जो अपने बयान के लिए माने ही जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उनका बयान आना ही आना है। जैसे महाराष्ट्र में है राणे साहब कि अगर हमको नवरात्रि नहीं रखने दी गई तो मैं मस्जिद के सामने जाकर ही आरती करूंगा। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने बयानों के लिए वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में बयान देते हैं।
राज ठाकरे साहब है, उनका बयान आ जाएगा। तो ये लोग इस पर्टिकुलर मोमेंट को इंस्टिगेट, थोड़ा माहौल को गर्म करने के लिए, थोड़ा माहौल को और चार्ज करने के लिए वो बयान तैयार रखते हैं। अरे साहब, वो 17.7% वोट का सवाल है, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये एक तरफा पड़ता है आरजेडी के पक्ष में, एनडीए जानता है साहब इसका क्या असर पड़ेगा करके, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, लिहाजा अगर ये बढ़ जाता है तो उसका जाहिर तौर पर फायदा बदुरेंद होगा वहां पर। बिल्कुल, पिछले चुनाव में देखिए सीमांचल में जब बंटल तो फायदा जेडीयू के भइल, फायदा बीजेपी के भइल। ये बेर भी वो प्रयास जेडीयू को तो चिराग पासवान पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके थे, ऑलरेडी पहुंचा चुकल रहलन। और जाहिर तौर पर वह देखी तो आरजेडी के जो नुकसान बा अगर सीमांचल में देखी तो एआईएम के चलते भइल। यही कारण एवरा जब आप वो तरह के पोलराइजेशन ना होके, ओकर तैयारी बीजेपी भी करके रखले बा ताकि हिंदू मुस्लिम एकदम पोलराइज होकर अलग अलग ना होके, अपन जन चंक में वोट बा ना वह मिल जाए तो सरकार आराम से बन जाए। ये रणनीति बा। ये तो बहुत जरूरी है कि सबको जांच पड़ताल करके वोट देने दिया जाए, वरना कल आपने देखा जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कितने बड़े आरोप लगाए कि एक महिला कई नामों से वोट कराई है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर हम यहां भी देखें तो जरूर जांच होनी चाहिए साहब। नहीं, जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई एसआईआर की, 65 लाख लोग बाहर निकाले गए, उसमें से किसी आदमी की शिकायत नहीं आई। मतलब जैसे होता ना कि साहब हमारा वोट फर्जी कट गया, ऐसा कटा तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन किसी आदमी की शिकायत नहीं आई कि साहब हमने ऐसा किया। हालांकि इतनी बड़ी प्रक्रिया, इतनी जल्दी 65-70 लाख लोगों को वोटिंग राइट से बाहर कर देना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। इसीलिए तो एक उन्हीं ने 2024 में वोट किया है। 2024 में वोट किया है। तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग तो खैर अब वो एसआईआर को कह रहा बंगाल में भी लागू करेंगे, पूरे देश यूपी में भी लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि घुसपैठिया शब्द बीजेपी ने एक और शब्द पकड़ लिया, घुसपैठिया है निश्चित तौर पर, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता बिहार में इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो एसआईआर किया तो बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठिया पकड़ में आए। मिले ही नहीं, मिले होते तो चुनाव, जब मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया उनके पास इसका जवाब नहीं था कि आंकड़े क्या हैं घुसपैठियों के करके। रमेश भाई, कपड़ा और खाना ये दो चीजें ज्योग्राफी से जुड़ी होती हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था। मॉडर्न पीरियड जो है और प्री मॉडर्न पीरियड, उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि मॉडर्न पीरियड में मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी शुरुआत हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, कि मानव रचित संविधान हमारे पास है। अमेरिका ने संविधान बनाया 1787 में, फ्रांस ने बनाया 1791 में, ब्रिटेन का तो अलिखित संविधान 1215 से चला ही आ रहा था। तो आधुनिक युग की खासियत है कि मानव रचित संविधान जो दो पिलर पे बेस्ड है, एक मानवतावाद पे, एक तर्कवाद पे, ह्यूमनिज्म और रीजन पे। और आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्कृति हो, सब कुछ किससे जुड़ा हुआ था? धर्म से। तो हमें ऐसा लगता है कि कपड़ा, एक पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहन लेंगे तो ये हिंदू हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहन लेंगे तो मुसलमान, ऐसा नहीं है। और सांस्कृतिक रूप से अगर हम अरब इतिहास को देखें, अरब हिस्ट्री को, पर्दा है ही नहीं। आधुनिक समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब इस्लाम पैदा हुआ, मतलब इतनी विदुषी स्त्रियां हैं, योद्धा के रूप में स्त्रियां हैं, अरब वर्ल्ड में पर्दा नहीं था। इन अरबियों ने स्पेन पर 200 साल शासन किया। मूर्स जिनको हम बोलते हैं, वो अपने लिबरलाइजेशन के लिए स्पेन में बहुत फेमस रहे। ये भारत में पता नहीं किसने इस पर्दे को धर्म से जोड़ दिया। राजनीति में धर्म की चर्चा हो रही है, वही राजनीति में दो भाई अलग अलग हो गए साहब। ये कैसी राजनीति है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खून के बंधन से दो भाई अलग अलग हो गए। एक कल एयरपोर्ट में देखा, एक दूसरे को देखा तक नहीं। तो बहुत वायरल वीडियो तेजस्वी ने बोला है, भैया कुछ खरीद रहे हैं क्या, पर तेज प्रताप ने पलटकर जवाब नहीं दिया। हालांकि लेकिन वो संवेदना, और जबकि आप कहते हैं तेज प्रताप आपको बड़ा पसंद है, देखो छोटे भाई ने पुकारा, बड़े भाई ने वो चेहरा पर जो संवेदना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब, वरना कोई बेवफा नहीं होता। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के दो लाल। बिहार चुनाव में कौन करेगा कमाल, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में। दोनों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका नतीजा 14 नवंबर को आएगा। हालांकि मां राबड़ी देवी दोनों बेटों की जीत की कामना कर रही है, दोनों बेटों को विजयश्री का आशीर्वाद दे रही है। बेटा की शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों का। तो एक तरफ तो माँ है भाई, है ना, उन्होंने कोई केकई की भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं। तो माता जी तेज प्रताप का चुनाव का प्रचार करने गई थी,
नहीं, वो तेजस्वी के यहाँ राघोपुर गई थी। वो पार्टी छोड़ी नहीं है। हाँ, वही वो पार्टी तो में है। माँ होने के साथ साथ वो एक राजनीतिज्ञ भी है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। मानी सी बात है। अगर आज की डेट में वो एक बेटे के साइड में चली जाएं तो उनकी ही इमेज नेगेटिव हो जाएगी बिहार में। वो क्लियर कर चुकी हैं, क्लियर कर चुकी हैं कि वो पार्टी से अलग हुआ है, परिवार से नहीं, और खुद तो पार्टी में ही है। और ये समस्याएं, मैंने पिछले भी एपिसोड में कहा था कि ये समस्या माता कैकेयी को देखना पड़ा कि भरत या राम, माता कुंती को देखना पड़ा कि एक बेटा तो जाएगा ही जाएगा, चाहे अर्जुन जाए चाहे कर्ण जाए, और रिसेंटली हम रावड़ी जी को देख ही रहे हैं। लेकिन राजनीति का एक बड़ा प्यारा, मैं तो इसी बात को कहता हूं कि 2% लोग इस पूरी दुनिया पर शासन करते हैं। तो मैंने देखा ये जो 2% रूलर है, इनकी खास बात क्या है। जैसे गांधी जी जब 1930 का समय था और साइमन कमीशन के ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था, तो इरविन ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर से, मैकडोनल्ड से, कहा आप लोग चिंता ना करो, भारत के जितने प्रसिद्ध नेता हैं सब लंदन जा चुके हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो डॉक्टर अंबेडकर लंदन में थे, मालवीय जी लंदन में थे, तेज बहादुर सप्रू, मतलब जितने भी प्रसिद्ध नेता सब लंदन में थे। गांधी जी भारत में थे। गांधी जी ने और कांग्रेस ने कहा साहब हम पहला राउंड टेबल अटेंड ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? तो इरविन उनकी बात नहीं मान रहे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डोमिनियन स्टेटस पर चर्चा होगा। तो इरविन ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, पिछली बार जो ये आंदोलन खड़ा कर ले गए थे उस समय एक बहुत ज्वलन सा मुद्दा था, जलियांवाला बाग। अब की बार कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या जाके समझाएंगे पब्लिक को? 90% पब्लिक अशिक्षित है, उसको ये डोमिनियन स्टेटस समझाएंगे कैसे? तो आप चिंता ना करो, गांधी खत्म हो जाएगा 1930 में। और गांधी जी ने एक मुद्दा ऐसा उठाया कि पूरा भारत उनके पीछे चलने लगा, नमक सत्याग्रह। बिल्कुल। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नमक खाता है, मुसलमान कहते हैं भैया इसका रंग सफेद है, हमारे यहाँ हराम है, भैया हम नमक नहीं खाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पुरुष खाएंगी, महिलाएं तो सबसे ज़्यादा उनको कहा जाता है, ज़्यादातर महिलाएं लो बीपी की पेशेंट है और नमक तो लो बीपी की दवा है। तो वो जो राजनेता है, मैंने देखा अब्राहम लिंकन को देखा, गांधी जी को देखा, कलाम साहब को देखा, शास्त्री जी को देखा, कि इनकी जो समझ की लेवल है वो बहुत हाई है। इसलिए ये होना है। ये जो चीज़ है टकराहट और एक सामान्य व्यक्ति का, हमारी नज़र में वो सामान्य व्यक्ति है। जैसे बहुत सारे लोग गांधी जी को बड़ा भला बुरा कहते हैं इस कंट्री में कि अरे भाई साहब गांधिया नहीं होता तो 1920 में आज़ादी मिल जाती। उनको पता ही नहीं है कि 90% लोग अशिक्षित थे 1920 में और 90% लोग गरीब थे, उनको पता ही नहीं था नेशन क्या होता है, देश का मतलब नहीं समझ में आता। देश का मतलब क्या होता है। तो यहाँ जो तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों लोगों की जोड़ी है, उसमें यह तो सुनिश्चित था कि जिसकी समझ ज्यादा होगी गद्दी उसी के पास जाएगी। कौन खेल को समझता है? तो मुझे लगता है कि लालू जी के परिवार ने देखा होगा कि तेजस्वी खेल को ज्यादा बेहतर समझता है। तेजस्वी खेल को ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि अगर क्रिकेट के मैदान में खेल के आया है ना, हाँ, अगर वहां ऐसे बल्ला लेके खड़े हो गए तो फिर बॉल। भाई सरकार बनी थी ना जेडीयू और आरजेडी अलायंस, में वो देख ली, उप मुख्यमंत्री और एक बहुत बड़ा मंत्रालय तेज प्रताप को दिया गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय। दोनों में रुआ देखल जा चुका है, परिणामकार है, जाहिर बात। लालू यादव के घर में घमासान मचा, दोनों बेटों की सियासी राहें अलग हो चुकी है। तेजस्वी आरजेडी का चेहरा बन चुके हैं तो तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बनाकर चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी पर बोलने से बच रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। कैसे राबड़ी देवी के करण अर्जुन के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बिहार के चुनावी समर के साथ लालू परिवार में भाई वर्सेस भाई की भी लड़ाई जारी है। परिवार और पार्टी दोनों से बाहर हो चुके तेज प्रताप के लिए लालू परिवार से कोई वोट मांगने नहीं पहुंचा, जबकि तेजस्वी के लिए पूरी ताकत लगा दी। पहले फेज की वोटिंग के साथ ही तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन मतदान के बीच लालू परिवार में तेज प्रताप को लेकर नरम रुख दिखा। लालू यादव का परिवार जब मतदान कर बूथ से बाहर आया तो तेज प्रताप पर मां की ममता भी जाग गई और बहन का प्यार भी छलक पड़ा। बेटा का शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का।
राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जीत का आशीर्वाद दिया है। में कितना बार बोलना पड़ेगा? आप अपने बहन भाई लोग को ब्लेसिंग नहीं देते हैं? हाँ, तो फिर क्या सवाल है? वोटिंग से 4 दिन पहले महुआ में तेज प्रताप यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी को हराने के लिए राघोपुर में अपनी ताकत झोंक दी। तेज प्रताप ने कहा कि मुझे साजिश रचकर घर और पार्टी से निकाला गया और मैं पांडवों की तरह अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। जब उस दल में थे, उस दल से हमको बाहर करवाया, परिवार से बाहर करवाया। हमारे लिए सोचिए हमारे ऊपर क्या बीता होगा। भाइयों के बीच की सदावत को राबड़ी देवी हमेशा संभालने की कोशिश करती नजर आई हैं। ठीक है, लड़ रहा अलग, ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, अपना जगह पर ठीक है, ठीक है। विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के चलते लालू यादव ने जरूर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया हो, लेकिन जिस तरह मां राबड़ी देवी और बहन मीसा और रोहिणी आचार्य ने जीत के लिए अपना आशीर्वाद दिया है, इससे तेज प्रताप यादव के घर वापसी का रास्ता भी साफ हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि तेज प्रताप अगर चुनाव जीतते हैं तो तेजस्वी के लिए जरूर सियासी झटका होगा, लेकिन पार्टी अगर बहुमत के आंकड़े से पीछे रहती है तो उनका साथ मिल सकता है। लेकिन अगर तेज प्रताप चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए आरजेडी में वापसी करना सियासी मजबूरी बन जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि आज भी आप माने या ना माने, लालू प्रसाद यादव चाहे वो आज अस्वस्थ चल रहे हो, जो भी हो, लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उस कदर की ब्रांड वैल्यू कोई नहीं बना पाया। यहाँ तो नीतीश भी नहीं बना पाए। बिल्कुल, ये तो बात है। एक्चुअली नीतीश जी ने कुछ भी काम किया हो, लेकिन लालू जी की जो ब्रांड वैल्यू है वो इस बात पे है कि एक तो वो बहुत अच्छे वक्ता थे। विट, बहुत कम लोगों में जिंदगी में विट होता है, वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। बिहार की राजनीति में या तो लालू के पक्ष में, लालू के खिलाफ, दो ही ध्रुवीकरण तो है ही वहां पर। रवै को बड़ी शानदार बात करनी कि नीतीश कुमार भी कद ना बना पैलन जो लालू यादव बना पैलन। देखिए, जंगल राज के आरोप अपना जगह बा, लेकिन लालू के जो कल्ट बा ना, जो सामाजिक न्याय के अगर कहीं भी रवा उदाहरण दिहल जाई तो बिना लालू प्रसाद यादव के नहीं दिहल जा सकत। तो जो कल्ट बा, दोसर वीट के ही बात करनी है तो पर हमारा लालू यादव के भाषण याद आ गई है कि लालू यादव मंच बड़न, और तब जब आज जगन्नाथ मिश्रा यानी कांग्रेस के उस वक्त के जो सबसे बड़ा नेता बाड़न, वो प्रतिपक्ष में बाड़न, उनका के टक्कर दे रहा बाड़न। तो ऐसे ही कुर्ता और कुर्ता सामने जनमानस। तो लालू यादव एक जेब से निकाला तरन परवल और एक जेब से निकाला तरन आलू। तो पहले निकला था परवल और पब्लिक से पूछता नहीं का है, तो बिहार में परवल के कहल जाला परोरा, तो पब्लिक कहता परोरा। और तब हेने से निकालता रहन आलू, कहता रहन हई का है, तो अलुआ, तो कहता ना ये अलुआ ना है, ये ललुआ है। 5 रुपया में एक पसेरी सालों भर। आई परवल ना है, जगन्नाथ मिश्रा हुआ 30 रुपये किलो मिली 3 महीना। क्या चाहिए? क्या एक्सप्रेशन है, ये जो बिट है क्या बहुत बड़े। मुझे याद है बट साहब, मेरे एक टीचर थे, तो वो न्यूटन का पहला लॉ समझा रहे थे कि अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस यू गिव अप्लाई द फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो बहुत सारे लड़के बोले किसी को समझ में आया? तो बोले सर, कई लड़कों ने हाथ उठाया, हमने तो सबसे पहले उठा था कि साहब हमको तो बिल्कुल नहीं आया। तो बोले यार, मान लो तुम किसी ऑफिस में जाते हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाते हो, तुम्हारी फाइल 15 दिन से वहाँ पड़ी है, बाबू टच ही नहीं कर रहा है तुम्हारी फाइल को, और फिर तुम 16वें दिन पहुंचे और तुमने 2000 रुपये फाइल में रख दिया और बाबू एक्शन में आ गया। बोले यही है न्यूटन का पहला लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट। आज तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं भूली। बोला हमें लगता है कि हम बेहोश भी रहेंगे और कोई न्यूटन का पहला लॉ पूछ लेगा तो उदाहरण बहुत अच्छा था ना, उदाहरण बहुत अच्छा है। तो इस तरह का जो पर्सनालिटी है कि वो आपके सीधे दिल में उतर जा रहा है, दिमाग की तो बात छोड़िए, दिल में उतर जा रहा है कि आपको चीज एकदम कि भाई अब तो कभी भूलेगा ही नहीं। तो ही इज दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। बिल्कुल। हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने कैसे छेड़ा है घुसपैठिए का राग बिहार के चुनाव में। तो एक तरफ
तरफ बुरके पे बवाल, दूसरी तरफ घुसपैठिए पे घमासान। और इस बार घुसपैठिए का जिक्र प्रधानमंत्री ने अररिया की अपनी चुनावी सभा में किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाया है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरे फेज में सीमांचल में वोट पड़ने हैं। आरजेडी कांग्रेस को अगर गलती से भी जहां जहां उनको मौका मिला है, जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। और इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माताओं बहनों, मेरे मुल्क के मालिकों, मुझे बताइए ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठिए जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए अवध ओझा साहब? प्रजातंत्र और राजतंत्र में एक बहुत बड़ा अंतर है। राजतंत्र में सारी जिम्मेदारी राजा की है, उसके डिसीजन, उसके नवरत्न। प्रजातंत्र में अगर जनता जागरूक नहीं है, जैसे मैं देखता हूं इस देश में 2024 में इलेक्शन कमीशन को प्रचार करना पड़ता था कि भैया अपने घर से बाहर निकलो, वोट करो। वोटिंग के दिन छुट्टी होती है, उस दिन लोग चिकन मटन और पार्टी वार्टी रखते हैं कि आज छुट्टी है, या घूमने निकल जाते हैं। घूमने निकल जाते हैं। मतलब जिस देश में चुनाव के दिन पढ़ा लिखा आदमी, अब आप इस साइकोलॉजी पे गौर करिएगा। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, माफ कीजिएगा, आज भी अगर आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग कम वोट देने जाते हैं। यही मैं आपसे अर्बन एरियाज में देख लीजिए, साउथ दिल्ली में, रूरल एरियाज में, दिल्ली का हाल देख लीजिए आप। साउथ दिल्ली तो जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है वो फिर भी पूरी ताकत से अपने वोट मताधिकार। बस यही मैं आपको ला रहा था कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मुद्दों पे वोट करना आता है, ये वोट नहीं करना चाहते। और जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं तो बुरका तुरंत समझेंगे ना। लेकिन ओझा जी, फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जे पढ़ल लिखल लोग बा वो समझता है कि जे लोग खड़ा बा वो डिजर्व नहीं करत हमारे वोट के। ये जो फ्रस्ट्रेशन बा करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एक बात और भी है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार एक वोट से क्या बिगड़ जाता है। ये भी है। अरे हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है भैया, हमारा तो एक वोट से भी हार जीत का फैसला एक ही वोट करता है। हाँ, तो जब तक ये देश प्रजातंत्र शब्द को नहीं, चाइना ने बहुत अच्छा काम किया, वन पार्टी सिस्टम। तुम्हारे पास आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। बट सर मुझे याद है एक बार अरुण जेटली साहब ने 2 पार्टी सिस्टम की बात की थी, तो बड़ा बवाल मचा इस देश में। तब उन्होंने एनडीए यूपीए के बीच उन्होंने कहा 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ये भारत जैसे लोकतंत्र में मुमकिन नहीं है साहब। नहीं, बिल्कुल। आपकी रीजनल पार्टीज ने कई राज्यों में बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब तक इस देश की जनता, अब उसे 2024 में प्रचार करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को कि भैया बाहर निकलो, वोट दो। जो जिस देश में 80.7% लिटरेसी रेट के बाद लोगों को प्रचार करके बाहर बुलाया जा रहा है वोट करने के लिए, तो वहां का प्रजातंत्र का हालत खराब नहीं होगा? स्वाभाविक तौर पर खराब होगा। अब देखिए, अगर 2 पार्टी सिस्टम होता अवध ओझा साहब चुनाव लड़ पाते? सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। आने में मैं दोनों में से किसी में से लड़ जाता हूं। बहरहाल बिहार चुनाव में अब फोकस सीमांचल पर है। ये वो इलाका है जहां 4 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। बीजेपी का दावा है कि यहां घुसपैठियों को लाकर बसाया गया है, वोटर बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत किया गया है। क्या है सीमांचल की सियासी हकीकत? क्या वाकई में घुसपैठिए सीमांचल में वोटर बनाए गए हैं? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है। अररिया में पीएम मोदी के इस हुंकार ने बिहार चुनाव के सेकंड फेज का नैरेटिव सेट कर दिया है। साफ हो गया कि दूसरे चरण के प्रचार में घुसपैठ का मुद्दा केंद्र में रहेगा। दरअसल सेकंड फेज में बिहार के सीमांचल इलाके में भी मतदान होना है। पश्चिम बंगाल से सटे मुस्लिम बहुल कोसी और सीमांचल की कुछ सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है। विरोधियों का दावा है कि एनडीए ध्रुवीकरण की कोशिश के तहत घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहा है। जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग
घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन का दावा है कि एनडीए का घुसपैठिया नैरेटिव नफरत फैलाने का जरिया है। राहुल गांधी ने अररिया की रैली में सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए कहा कि वो वोट के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता को, भाइयों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। बिहार चुनाव के सेकंड फेज में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मुस्लिम बहुल किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया भी शामिल है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल इलाके में AIMIM ने बड़ा खेला किया था। मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? 5 सीटें जीतकर तेजस्वी यादव के सपने को चूर चूर कर दिया था। लिहाजा पिछले चुनाव से सबक लेते हुए महागठबंधन रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस किए हुए है। लोगों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा, कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। अब तो साहब, सीमांचल जो है ना, इस पे बड़ी नज़र है। ये भी मैं कहूँगा ये पूरा इलाका बिल्कुल हॉट सीट बना हुआ है। और यहाँ देखना ये होगा कि पिछली बार की तरह वैसी कुछ कर पाते हैं या इस बार पूरा जो गोलबंदी है वो महागठबंधन की तरफ रहती है। ओवैसी साहब ने धुन तो बड़ी प्यारी छेड़ी है। उन्होंने कहा मैं हैदराबाद से ऐसे ही नहीं आया हूँ, तेजस्वी यादव मैं तुम्हें गद्दी पे नहीं बैठने दूंगा। अगर तुम 17% पॉपुलेशन को मंत्रालय नहीं दोगे तो अब तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे, अब कोई मुसलमान सीएम बनेगा। तो भावनात्मक खेल तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि सीमांचल में अगर वो अच्छा खासा वोट काटते हैं तो आरजेडी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा। मधुरेन बता पाएंगे? मधुरेन, पिछली बार लोगों को लगा कि साहब हमने इनको खाली वोट दिया। ये पैटर्न चेंज हो गया ना। देखिए पिछला बार काबिल की सीमांचल में वोट जे बा वो IIM के मिलल, ओवैसी साहब के पार्टी के मिलल, 5 विधायक भी जीत गए, ये और बाद बाकी 4 भाग के आरजेडी चल गई। लेकिन 10 से 15 सीट पर जो डेंट पहुंचेलक उससे आरजेडी के नंबर डाउन हो गई। ओकरा से सीख ले, चूंकि वहाँ सरकार बन गई नीतीश बाबू के एनडीए अलायंस के, तो ओकरा से सीख लेते हुए देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी बा वो यूपी में पोलराइज होके सपा के वोट कैलक कि अब ओवैसी के वोट नहीं खे देवे के, ये नुकसान हो रहा बा। अब बिहार के में सीमांचल में क्या वो रिपीट हो रहा बा या फिर जो सीख लोग ले ले बा ओकरा हिसाब से वोटिंग पैटर्न हो, ये काफी कुछ डिसाइड करी। अब आप देखिए ना, वो हैदराबाद से निकल के सीमांचल में आके वोट मांग रहे हैं। और किस आधार पर? तो साहब कल्ट तो है ही ना। जो शब्द तेजस्वी इस्तेमाल किए उनके लिए, हाँ, उस शब्द को खेल गए, वो खेल गए चरमपंथी। तो मतलब कल्ट तो है ना उस व्यक्ति में। कल्ट तो है, भीड़ को तो अपनी ओर आकर्षित कर ही रहा है ना। नो डाउट, नो डाउट। नॉलेज के साथ जैसे 2 चीजें होती है, एक आदमी अच्छा वक्ता होता है, एक आदमी के पास एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छी है। मतलब मैं ओवैसी साहब को मानता हूं कि मैं चाहे उनको पॉडकास्ट देख लूं या वो किसी टीवी में हैं बैठे हुए हैं या वो राजनीतिक रैलियां, उनके साथ बोलने के साथ साथ जो एविडेंशियल चीजें हैं, जब वो किसी चीज का एविडेंस पेश करते हैं तो बहुत शानदार पेश करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। उससे जो और कनेक्ट करते हैं लोगों से, ऐसा नहीं कि वो नहीं कनेक्ट कर पाते कि कोई बहुत बर्नौलीज थ्योरम बता के चले गए और आम जनता देखती रहेगी। वो एकदम जन सामान्य की बातें करते हैं और जन सामान्य के शब्दों में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। आप भाषण के शैली की बात करनी है, चरमपंथी शब्द पर जो तेजस्वी यादव के मंच से सीधे ललकारते हुए, और बात वही ना रुकल, तुम्हारे बाप की औकात, ये शब्द के जो प्रयोग बा ओकर मायने बहुत गंभीर बा। और वैसे भी देखिए जो विपक्षी पार्टियां वो चाहती है कि सीमांचल में थोड़ा बहुत वोट इधर उधर हो जाए। मतलब वो तो चाहते ही है जितना ज्यादा वैसी वोट ले जाएंगे उतना कम महागठबंधन को मिलेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एनडीए अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं के खेलत तो पीछे ये कारण बा कि जेडीयू के भी मुसलमान के वोट मिले और AIM के भी मुसलमान के वोट मिले, यानी मुस्लिम वोट बटे। अब रघुनाथपुर में, सिवान के रघुनाथपुर में देख लीजिए ना, वहां भी तो ये प्रयास किया ही गया है। बिहार के चुनाव में एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है मोकामा विधानसभा सीट, जहां आज मतदान पूरा हो गया। इस सीट पे 2 बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की सियासी भिड़ंत का नतीजा क्या निकलेगा ये 14 नवंबर को पता लगेगा। दुलार चंद यादव की हत्या से बदले राजनीतिक समीकरण में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मोकामा किसे अपना माननीय बनाता है। अब सब मोकामा में जो
आपने अभी अनंत सिंह की बात की। अनंत सिंह बनाम सूरजभान दुलाचंद यादव की हत्या हो चुकी है, अनंत सिंह जेल जा चुके हैं, यानी ये पूरा सिनेरियो इस समय है। अब इंतजार हमें 14 नवंबर को करना पड़ेगा कि मोकामा की जनता का फैसला क्या है, लेकिन उनका जेल जाना भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। इस चुनाव में 2 आदमी बड़े टेंशन में आए होंगे, एक वो दिलजीत दोसांझ, क्या नाम है, और एक हमारे ख्याल से ध्रुव राठी, क्योंकि इन लोगों का जो स्टेटस है रील की दुनिया में उसको आनंद सिंह ने टक्कर दे दी। मतलब ये 2 आदमी इतनी जबरदस्त टेंशन में आए होंगे कि कौन आदमी है भाई जो देखो, और वो बंदा कुछ भी बोल दे रहा है, पत्रकारों का ही मजाक है, पगला कहीं का कुछ भी पोस्टा है, तो डंडा लेके घूमने लगे, लेकिन कोई उस आदमी की बात का बुरा नहीं मान रहा है। अब वो चुनाव जीते हारे वो तो पब्लिक जाने, लेकिन रील की दुनिया के तो वो बादशाह बन चुके हैं। पता नहीं उन्हें इस बात का एहसास है कि नहीं है, लेकिन वो रील की दुनिया के बादशाह बन चुके हैं। जहां तक खूब एहसास होगा, तभी तो बात और क्या, एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे थे वो, बिल्कुल खूब एहसास होगा। जो पब्लिसिटी नीतीश कुमार के नाम मिलल उससे ज्यादा पब्लिसिटी अनंत सिंह ले गई। लेकिन एक जो बात है ना, जो हम कहते हैं, और सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं कि राजनीति से बाहुबली अपराधियों का अंत होना चाहिए। राजनीति अच्छे लोगों की जगह होनी चाहिए, बिकॉज इन राजनेता के भरोसे हमारे देश की नीति निर्माता नीतियां तय होती हैं। ये हमारे लिए कानून बनाते हैं, ये हमारे लिए, हमारे भारत में के बेटरमेंट के लिए कानून बनाते हैं या पॉलिसी बनाते हैं। अब जब वहाँ लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा इस देश का, सोचिए। मतलब लॉ ब्रेकर जो है वो लॉ मेकर बनने जा रहा है। यूएस और यूएसएसआर कोल्ड वॉर में थे। यूएसएसआर के जितने प्रेसिडेंट रहे लेनिन के बाद से, स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचोव, बोरिस येल्त्सिन, इन सब लोगों ने भावुकता में पॉलिसियां बनाई और 1990 में यूएसएसआर खत्म हो गया। लेकिन यूएस, जबकि यूएसएसआर रूस का एक पुराना इतिहास है, यूएस तो 13 स्लम एरियाओं से पैदा हुआ देश है। मतलब ये सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 18th सेंचुरी में जब अमेरिका पैदा हुआ तो 13 झोपड़पट्टियां, स्लम एरिया। 18th सेंचुरी में स्लम एरिया एक नेशन बनता है, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर बनता है। वो ब्रिटेन को पैसा दे रहा है उधार, फ्रांस को उधार दे रहा है, और 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एकदम नेता बनकर उभर रहे हैं अमेरिकन, और 21st सेंचुरी में सुपर पावर। मतलब कहानी कहां से शुरू हुई? स्लम एरिया से, और कहानी पहुंची कहां? सुपर पावर। उसमें रोल किसका है? उनके प्रेसिडेंट्स का, बिल्कुल उनकी पॉलिसीज का, उनकी पॉलिसीज का। मतलब उनके प्रेसिडेंट्स जो हैं वो सीधे फोकस्ड हैं। कॉटन चेन रिएक्शन, पब्लिक ने कहा मतलब अरे बोले इकॉनमी, टेक्सटाइल, कपड़ा एक ऐसी चीज है जो हर आदमी पहनता है। कॉटन चेन रिएक्शन ने अमेरिका की पूरी कपड़े की बाजार और यूरोप के पूरे कपड़े की बाजार अपने हाथ में कर ली। हमारे यहां अगर हम किसी से बात करें आमतौर पर, मैं तो अपने गांव के बुजुर्गों को ज्यादा अच्छा मानता हूं जिनको यह पता है कि रशिया और यूक्रेन का झगड़ा क्यों चल रहा है। आज के बहुत सारे युवाओं से अगर वो पूछ लिया तो बोलेगा सॉरी आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। अरे भैया नहीं, बहुत सारे युवा तो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनको मतलब ही नहीं, कहते क्या फर्क पड़ता है। मैं आ रहा था ये धौला कुआं से, कॉमनवेल्थ के टाइम में बड़ी अच्छी बसें चली थी, उसमें एक रेड कलर की बस थी, फुल एसी बस। तो मैं रात में आ रहा था, उस वक्त मैं चाणक्य में क्लास लेता था, तो एक लड़का था, हम 3-4 लोग बस में थे, एक लड़का था वो पेन लिए हुआ था, वो पेन सीट में डाल के ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ये कर रहा है? कह रहा देख रहा हूं इसमें क्या है। अबे मैंने कहा यहां डाल, यहां देख क्या है, यहां तो मैं बता ही दूंगा क्या है इसके अंदर। जो जनरेशन, आप देखो जब मूवी चलती है फिल्म हॉल में तो जैसे ही इंटरमिशन होता है वो कुछ ना कुछ ऐड वगैरह चला देते हैं। अगर वो इंटरमिशन में कुछ ना चलाएं तो आधे ज्यादा लोग सीट ही उखाड़ लेंगे, खाली बैठे। तो एक जो सिविक सेंस की बात है, एक जो विजडम की बात है, एक जो विट की बात है, और उसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं। दोष है एजुकेशन सिस्टम का, इनके ऊपर बोझ डाल दिया। इनके माँ बापों ने इनसे कहा होगा 90% से नीचे आया तो डोंट कम इनसाइड। तो मैं सौभाग्यशाली रहा, मेरे पिताजी ने जब 12th का रिजल्ट आया तो उनसे पूछे, हम भी आए नाश्ते खाते, बोले और पास हो गया क्या? हम कहे यार सप्लीमेंट्री आ गई केमिस्ट्री में। बोले ज़्यादा नंबर है? अरे मैंने कहा ज़्यादा नहीं है, कम है, दोबारा देना पड़ा। बोले टॉप कर जाओगे, कोई बात नहीं। हमसे पूछा ही नहीं कभी उन्होंने परसेंटेज क्या है, ये क्या। लेकिन मैंने अपने क्लासमेटों को देखा था
कि वो इस बात के टेंशन में रहते थे कि अगर 90% से मेरे नीचे आएगा तो घर वाले हमें निकाल देंगे, यहां एडमिशन नहीं मिलेगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, फैमिली प्रेशर। तो हमें क्या करना है, जब तक हमारी सोसाइटी, हमारा समाज विजडम परसेंटेज की ज्यादा होनी चाहिए, सोचने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, विचार करने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, भागीदारी ज्यादा। लेकिन ये जो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो एआई जनरेशन आगे बढ़ रही है ये भारत को बदलेगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मोकामा के टाल इलाके में दुलारचंद यादव के मर्डर के बाद आज मतदान संपन्न हो गया। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने उनका चुनाव प्रचार किया। गंगा के तराई के इस इलाके से निकले इस सियासी मैसेज का क्या नतीजा निकलेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। मोकामा में भूमिहार वर्सेस भूमिहार की सियासी जंग में जनता का फैसला किसकी तरफ गया, ये ईवीएम में दर्ज हो गया। लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या, अनंत सिंह का जेल जाना और अनंत सिंह के समर्थन में जेडीयू लीडर और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का खुलेआम सियासी समर में कूदना बड़ा मुद्दा बन गया है। हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। मोकामा की सियासी पिच पर भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई में तीसरे भूमिहार नेता की एंट्री बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बड़ी हलचल की वजह बनती जा रही है। ललन सिंह के इस तेवर को विरोधी जाति की कसौटी पर कस रहे हैं, दबे कुचले वर्ग पर चोट बता रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगड़ा बनाम पिछड़ा का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ललन सिंह क्या बोले यार मोकामा में? ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा को घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है, ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा, सबक सिखाना है, ये सिखाना है। बिहार की सियासत में जाति हावी है और इसे हवा देने में कोई भी सियासी दल पीछे नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या मोकामा इसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की धुरी बनेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मोकामा की जनता अब खून के रंग को नहीं, स्याही के निशान को पहचानना चाहती है, विकास चाहती है। मोकामा की हवा में पुरानी कहानियां आज भी बहती हैं, लेकिन उस पर कई नई परतें चढ़ चुकी हैं। नौकरी, कानून व्यवस्था, सम्मान और अमन की परत। अब आप सोचिए, दुलारचंद यादव को मदरिन उस पूरे उसके गांव में एक व्यक्ति नहीं मिला बीजेपी को पोल एजेंट के रूप में, पोल एजेंट के रूप में। तो वहां पर आपसे जो कास्ट सिस्टम है ना, वो कितना डीप रूटेड है। नहीं, कास्ट सिस्टम भी है और दूसरी बात जानते हैं, जैसे सोसाइटियां जो है, हम सोसाइटियों में देखते हैं कि हम दोनों लोगों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन गांव में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है आज भी। जो गांव का सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है, अब हम यहाँ सोसाइटियों में रहते हैं, हमारी किसी से मतलब अगर गुड मॉर्निंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक बात, एकदम। और दिल्ली एनसीआर की सोसाइटी में और ज्यादा। हाँ, मतलब वहां लोग अगर आपको देख के मुस्कुरा दिए तो आप बहुत लकी आदमी। बाकी कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, अच्छी बात है, सब अपनी लाइफ में बिजी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गांव का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव लोगों ने ही मना किया होगा, मुझे लगता है पूरे गांव ने ही मना किया होगा। पहली चीज, क्योंकि गांव का सोशल स्ट्रक्चर सबकी एक दूसरे पे निर्भरता है, कल सबको एक दूसरे की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि वो अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट, दुलारचंद की हत्या से इस विचार को ज्यादा बल मिला होगा। बिल्कुल, भूमिहार वर्सेस ओबीसी यादव, वो जो कॉम्बिनेशन बिहार की पॉलिटिक्स में चलता है, उसको प्रमोशन मिला होगा। लेकिन ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी बतौर देखनी, खासकर 14 नवंबर को। नतीजा क्या आएगा? देखिए, अंडर एस्टिमेट करके हमने देखा जाता है सूरज भान सिंह के, अपने की याद हुई, भारत के सबसे प्रमुख मैगजीन 80-90 के दशक के, नाम ना लेम हम, ओकर फ्रंट पेज पर विथ हथियार
और पीछे दुनाली बंदूक और वो पोस्टर याद हो के तब सूरजभान सिंह लालू यादव के खिलाफ लड़त वो पोस्टर तो सूरजभान सिंह के कमतर नहीं आकल जा सकत। और ललन सिंह के या अनंत सिंह के तो वह देखते बानी, ललन सिंह के तो बयान भी वाइट वही रहे कि घर से निकले मत दिया, जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। तो वहाँ के एफआईआर दर्ज हो गई, तो वहाँ के तनाव जो बा ओकर लेवल समझी, दबंगई के कारण जो तनाव बा, हत्या के कारण जो तनाव बा, ओकर स्थिति देखी कि एक एजेंट नहीं मिला। नहीं तो फिर जंगल राज, जब हम जंगल राज कह रहे हैं, ये भी तो जंगल राज ही है एक तरह का। और का तभी तो आरजेडी भाई गाड़ियां आपको अलाउ की हैं 12, आप घुमा रहे हैं 48। बिल्कुल चुनाव के बीच में हत्या हो जा रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ये एक रघुनाथपुर की सीट, एक मोकामा की सीट, ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है साहब। बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। और सबसे बड़ा बात बा कि बिहार के चुनाव के सिंबल बन गई बा ये सीट। ये सिंबल ऐसे भी बा कि इस सीट से जब भी परिणाम निकल के आई वो दरअसल लोकतंत्र के हित में ना हुई, क्योंकि वह लोग चुनाव लड़ रहा बा या कोई डमी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा बा जे कानून के नज़र में टेंटेड बा। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट में अवध ओझा साहब, आज फर्स्ट फेज का वोट हो गया है, तो हम आशा करते हैं कि बिहार की जनता ने बहुत ही बेहतर सोच के साथ ये वोट किया होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, पलायन का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और वहाँ की इंडस्ट्री का, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपने समय से पहले हो जाते हैं। जैसे भारत में एक बहुत अच्छे संत हुए, दार्शनिक भी हम उन्हें कह सकते हैं, आचार्य रजनीश। 1970s में उन्होंने एक चर्चा की संभोग से समाधि, तो वो उस अपने समय के नहीं थे। बड़ा विरोध हुआ साहब, और हर आदमी ने कहा कि बहुत गंदा आदमी। आज के लिए अब वो बहुत रिलेवेंट है। तो प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो हो सकता है उनका फायदा उन्हें इस बार ना मिले, लेकिन आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी अगर अपनी इस विचारधारा पर कायम रहेंगे और उस मैदान में डटे रहे इसी मेहनत के साथ। रमेश भाई, कन्हैया कुमार के इंटरव्यू को देखा तो नहीं है, कन्हैया से पूछल गई प्रशांत किशोर के बारे में, तो कन्हैया का अलग बहुत बेबाक जवाब दिलक कि देखिए बिहार में ना रिवर्स माइग्रेशन ना होला, जे यहाँ से निकल गई ना, ट्रेन में जगह मिल गई, वो जैसे दिल्ली मुंबई पहुँचेला तो बुझी टाइम मशीन चेंज हो गई, रिवर्स माइग्रेशन ना होखेला। अगर कोई आ रहल बा तो या तो ओकरा में जज्बा होके अपना मिट्टी के प्रति कि हम कुछ करें, कुछ बदल दें, या फिर वो फेल हो गई वैसे लौट। ये मैं इसे क्विड प्रो को कहूंगा, गलत एंगल में नहीं। पहले प्रशांत किशोर ने इनकी तारीफ की थी, फिर इनसे पूछा था तो इन्होंने धन्यवाद किया था प्रशांत किशोर का, तब उन्होंने ये बात कही। लेकिन बिहार के वो बात ठीक है अगर देखा जाओ तो अगर प्रशांत किशोर, लेकिन आप देखिएगा प्रशांत किशोर भी कई नेताओं पे उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला है। उनकी क्या इसके पीछे रणनीति है तो भविष्य में पता लगेगा। टारगेट क्लियर रहे। एक बात मैं बोलूं, प्रशांत किशोर जी का मुझे फोन आया इलेक्शन से पहले, आज मैंने नहीं बोला, आज मैं बोलता हूं। उनकी एक लाइन बड़ी प्यारी थी, बोले ओझा जी आप चुनाव लड़े दिल्ली में और बहुत अच्छा लड़े, और मैं चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी की तरफ से शिक्षक के रूप में बिहार से भी चुनाव लड़े। आपको बोला उन्होंने, और बोले आप एकदम टेंशन ना लीजिएगा, आप हाँ करिए, क्योंकि आपकी मान्यता है, लोग आपको मानते हैं, तो हम चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में, मतलब पर्सनली उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में कि शिक्षा, हम चाहते हैं कि आप जो है बिहार की जो शिक्षा का विकास धारा, उसका एक जिम्मेदारी लें, उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करें और बताएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं शिक्षा के विकास के क्षेत्र में। और मैं चाहता हूँ सब करने के लिए आप हमारी पार्टी से इस वाले इलेक्शन में आप जहां से कहेंगे हम आपको वहां से लड़ाएंगे, बिहार में आप चुनाव लड़ लीजिए। तो मैंने कहा सर एक से बहुत हो गया। अभी लेकिन जब परिणाम आई ना ओझा जी, तो सबसे बड़ा भूल प्रशांत किशोर के ये लिखल जाए कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव ना लड़लन। बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद अवध ओझा साहब हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहले चरण का मतदान हो चुका है, देखना दिलचस्प होगा हवा का रुख किसकी तरफ जा रहा है, और 14 तारीख को बिहार की जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है यह स्पष्ट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।